सहारा प्रणाम, स्वागत है आप सभी का बड़ी बहस में। मैं हूं आनंद विजय सिंह। इजराइल और फिलिस्तीनी के बीच करीब 2 हफ्ते के भीषण संघर्ष के बाद इजराइल ने अमेरिका समेत कई देशों के दबाव के बाद संघर्ष विराम को मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि मिस्र के बनाए संघर्ष विराम प्रस्ताव को इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। हालांकि इजराइल ने यह भी कहा है कि इस ऑपरेशन में उसे अहम कामयाबी मिली है और जमीनी हकीकत से ही आगे का भविष्य तय होगा। लेकिन 11 दिनों तक चली इस छोटी जंग में फिलिस्तीन को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। 65 बच्चों और 39 महिलाओं समेत 230 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जबकि 1700 से ज्यादा घायलों की तादाद है। उधर इजराइल के 12 नागरिकों की मौत हुई है। 100 साल से ज्यादा पुराने विवाद के कई छोर हैं, जिनमें सबसे अहम है गाजा पट्टी। इसी इलाके से इजराइल के साथ तनातनी की शुरुआत होती है और गाजा में एक आतंकी संगठन हमास का दबदबा है। हमास को जहां अमेरिका ने प्रतिबंधित कर रखा है, वहीं मध्य पूर्व के तमाम देश उसे हथियार और पैसे मुहैया कराते हैं। इजराइल को उकसाने का काम यही हमास करता है और बाद में इस जंग में इजराइल से अपना बदला निकालने की कोशिश में लगे अरब मुल्क उस पर निशाना साधने लगते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि संघर्ष विराम आखिर कितने दिनों तक टिक सकेगा। हमास और उसके आका बने मुल्क इस शांति को कितने दिनों तक टिके रहने देते हैं, क्योंकि 2014 में भी फिलिस्तीन और इजराइल के बीच 50 दिनों तक जंग चली थी और फिर सीज फायर हुआ था। इजराइल 6 देशों से घिरा एक ऐसा मुल्क है जो अपने बचाव के साथ साथ अपने दुश्मनों को धूल चटाता रहता है। 70 साल तक भारत से उसके संबंध बहुत प्रगाढ़ नहीं थे, लेकिन 2017 में पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे से मित्रता का एक नया चैप्टर शुरू होता है। इजराइल की फिलिस्तीन से पैदाशी दुश्मनी है और 1974 में फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला भारत पहला गैर मुस्लिम देश था। अब मध्य पूर्व की इस रसाकशी में भारत अक्सर कशमकश में फंस जाता है कि वो किस पक्ष का खुलकर समर्थन करे। 2021 में भी यही हुआ और यूएन की बैठक में भारत ने इजराइल फिलिस्तीन के बीच पुरजोर तरीके से युद्ध विराम की वकालत तो करता है, लेकिन डिफेंस और इंटेलिजेंस और तमाम तकनीकी सहायता देने वाले इजराइल की खुलकर तरफदारी नहीं कर सका। शायद इसीलिए हमले के समय अपने साथ खड़े 25 देशों का शुक्रिया अदा करने वाले इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने भारत का नाम नहीं लिया। इजराइल ने 10 मई को हमास पर हमले को आतंकी हमला करार दिया था और अमेरिका ने हमास को प्रतिबंधित देशों की सूची में डाल रखा है। भारत ने भी अपनी विदेश नीति में आतंकवाद के सफाये को काफ़ी अहमियत दे रखी है। बावजूद इसके भारतीय विदेश नीति का ये रुख इजराइल को शायद नागवार गुजरा। दरअसल भारत इजराइल के साथ साथ अरब मुल्कों को भी नाराज नहीं करना चाहता है, लेकिन लगता है कि 21वीं सदी में दुनिया की बढ़ती खेमेबाजी के बीच अब गुटनिरपेक्ष नीति को बहुत दिनों तक खींचे रख पाना रणनीति के लिहाज से ज्यादा मुफीद न साबित हो। तो आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच या हमास के बीच जो संघर्ष पिछले 11 दिनों से चल रहा था, उस पर सीज फायर हो गया दुनिया के देशों के दबाव के बाद। अब ये सीज फायर कितने समय तक कारगर रहेगा? क्या इसे माना जाए कि अंतिम सीज फायर है? इसके बाद दोनों देश आपस में एक दूसरे से पहल करेंगे, बातचीत करेंगे, एक साथ बैठेंगे और जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निवारण करेंगे, या फिर कुछ समय के बाद हवाई हमले होंगे और रॉकेट्स दागे जाएंगे एक दूसरे के ऊपर? हम इसी को आज समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही भारत की कूटनीति को भी समझने की कोशिश करेंगे कि भारत ने जो इस बार यूएन में इस मसले को लेकर जो भाषण दिया है भारत के प्रतिनिधि ने, उससे क्या इजराइल के साथ हमारी जो नई दोस्ती बढ़ी है
उस पर भी असर पड़ सकता है, और फ़िलिस्तीन के साथ क्या हमने फ़िलिस्तीन को भी नाराज़ कर दिया है? हम इसको भी समझेंगे। हमारे साथ अभी चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता विजेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं, जो विदेश मामलों की रिपोर्टिंग करते हैं, और प्रफुल्ल बख्शी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम आप ही से इस समझना चाहेंगे कि बड़ी चिंता हो रही थी कि एक तरफ दुनिया कोरोना के इस काल में कोरोना से लड़ रहा है, जूझ रहा है, लोगों की मौत हो रही है, एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं देश, और उस परिस्थिति में इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। तो दुनिया के देशों ने दबाव बनाया और अब सीज फायर हो गया है। लेकिन इस सीज फायर पर आपकी क्या टिप्पणी है? भविष्य में क्या संकेत दे रहे हैं ये सीज फायर? ये आखिरी होगी लड़ाई? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक सीज फायर से सारी ये हजारों साल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हाँ, ये सीज फायर इस समय बहुत ही वेलकम है, क्योंकि इस समय क्या हुआ है, बहुत सिविलियंस का हल्लाक हो रहा है। जरूरत से ज्यादा दोनों साइड ने छुपा के रखा है। जो सिविलियंस जितने मारे गए हैं बहुत सारे हैं, और इस समय जो ये सीज फायर है ये होना था। पूरी एरिया में अरेबिया ने भी मॉरल सपोर्ट दिया। अमेरिका इसको फोर्स कर रहा था, पर अमेरिका प्रेसिडेंट खुद अंडर फोर्स था। पर जो भी है, सारा कुछ सम टोटल ये है, सीज फायर हो गया है, पर सीज फायर ये परमानेंट नहीं है। ये इसका सोल्यूशन अब निकलेगा जब मीटिंग स्टार्ट होंगी। अगले 5 दिनों में आपको पता चल जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है, क्योंकि इस समय इजराइल ने अपनी गलतियां पता चल गई है। उसको ये भी पता चल गया है कि उसकी क्या खामियां हैं डिफेंस में, उसकी क्या खामी है फॉरेन डीलिंग में, ये भी पता चल गया है। जो हमास है वो तो डजंट मेक अ डिफरेंस। हमास कोई कंट्री ही नहीं है, वो नॉन स्टेट एक्टर है। वो तो पैलेस्टीनियंस जो है, और जो अल फतह है, जो और दूसरी पार्टी है, वो सब अब आपस में मिलके बैठ के वो अपना इंटरनल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगी। हमास इस समय is of no consequence. वो सिर्फ it can flow irritation and that's about all. सर, ये सवाल मैं इसलिए भी आपसे कर रहा हूं और ये जानना चाहता हूं क्योंकि 3 देशों की बड़ी भूमिका है। अगर हम हमास की बात करें, उन्हें जो दिया जाता है सपोर्ट पीछे से, उसमें 6 देश हैं जो इजराइल के खिलाफ हैं, लेकिन 3 जैसे अगर हम बात करें तो कतर एक बड़ा प्लेयर है जो फंड सप्लाई करता है, फंडिंग करता है। तुर्की और ईरान उन्हें हथियार सप्लाई करते हैं। तो ऐसे में क्या ये लोग चाहेंगे कि ये जो सीज फायर है ये कामयाब हो, दोनों देश, दोनों इजराइल और फिलिस्तीन बैठकर एक दूसरे से बातचीत करें और समस्या का समाधान निकल जाए? देखिए, सच्चाई जानने के लिए तो सच सुनना की भी आदत होनी चाहिए। कोई देश खुश नहीं होगा। इजराइल की क्रिएशन इसलिए की गई थी ताकि वह अमेरिका का वर्चस्व यहां बना रहे, वेस्टर्न पावर का वर्चस्व बना रहे। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान के विभाजन में अमेरिका का फायदा हुआ था, ये फोर्स किया था उसने चर्चिल को। ये सारा का सारा गेम जो है अमेरिकन वेस्टर्न डिफेंस लॉबी का गेम है। सब चाहते हैं अपना आर्म्स डील, उनकी पनपे कतार चाह रहा है, टर्की चाह रहा है, और टर्की तो वहां इसी एरिया के थ्रू तो वो खलीफा बनना चाहता है। तो वो तो चाहता है कि आग जली रहे, उसमें रोटियां सिकती रहें। तो आपने बिल्कुल ठीक बोला, पर कोई मुंह से नहीं बोलेगा। सब मीठी मीठी बातें करेंगे, ह्यूमैनिटी की बात करेंगे, सिविलियंस के दुख दर्द की बात करेंगे, एवरीबॉडी। बट सारी सच्चाई ये है कि डिफेंस लॉबी जो है वो चाहती है। इराक में देखिए, जब अमेरिका ने इराक पे हमला किया था, 2.2 बिलियन का प्रॉफिट हुआ था अमेरिका को। उसने इतने आर्म्स बेचे थे। तो ये सारा का सारा, और उस समय इराक की लड़ाई में 33 कंट्रीज थी साथ में। क्यों? सब अपना इक्विपमेंट दर्शाना चाहते थे। पेट्रियट मिसाइल एक्सपेरिमेंटल स्टेज से वहां डायरेक्टली वहां पे पहुंच गई। तो ये सारा गेम डिफेंस लॉबी का होता है। हाँ, पर डिप्लोमेसी जो होती है वो पर्दे के पीछे रहती है। वो जो बोलती है वो असलियत नहीं होती। तो सब डिप्लोमेटिकली बोल रहे हैं, हमें बहुत दुख है, दर्द है, इत्यादि। वो मैं मानता हूं, पर इस समय इजराइल को
बड़ा फूक फूक के कदम उठाएगा इजराइल, क्योंकि इजराइल की जो गलतियां हैं वो सब ने उंगली उठाई है। उसने जरूरत से ज्यादा जमीन ऑक्यूपाई कर ली थी, ये उसको पता है। उसको हमास का भी दुख था, क्योंकि हमास ने उसको उसके सिविलियंस पे अटैक किया था, ह्यूमैनिटेरियन लॉज का हनन किया था। तो इसलिए हमास एक पॉलिटिकल बॉडी है, जिसको कहते हैं वो पावर जी हो रही है। हमास का कोई मतलब नहीं है। इजराइल जो है अब पैलेस्टीनियन के साथ बैठ के समझौता ढंग से करेगा, नहीं तो इजराइल को बहुत प्रॉब्लम होगी। जी, हमारे साथ विजेंद्र सिंह हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं और विदेश मामलों की रिपोर्टिंग भी वो करते आ रहे हैं। इस पूरे मामले से पर जब भी चर्चा होती है तो हम उनसे भी अपडेट लेते हैं। विजेंद्र जी, हम लोग बात कर रहे हैं कि जो युद्ध विराम हुआ है इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच, जो लड़ाई संघर्ष चल रही थी उसको लेकर भी हम प्रफुल्ल बख्शी साहब से समझने की कोशिश कर रहे थे, वो बता भी रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये हम आपसे ज़रा समझना चाहेंगे कि सहमति तो बन गई है युद्ध विराम पर, लेकिन क्या दोनों देशों के बीच जो असली लड़ाई है उस पर भी सहमति बन गई है? आपको क्या लग रहा है? देखिए, सबसे अहम बात है कि ये सीज फायर यानी कि हुआ है, ये सीज फायर एक टैक्टिकल सीज फायर है। यानी कि इसमें कोई शक की बात नहीं कि दोनों ओर का जो पक्ष है, यानी कि हमास और इजराइल, जो पूरी तरह से आम राय नहीं है। एक टैक्टिक्स की तहत, एक स्ट्रैटेजी की तहत दोनों की तरफ से एक सीज फायर का प्लान किया गया है, और इसमें यूएस का एक बड़ा रोल तो है ही, और साथ ही साथ इसमें मिस्र ने पूरी तरह से मध्यस्थता की है। क्योंकि सबसे अहम बात है कि हमास ने आज जो बयान दिया है, उस बयान में हमास ने कहा है कि ये सीज फायर अनकंडीशनल नहीं है, यानी कि इस सीज फायर की दो कंडीशन है, दो शर्त है। जबकि वहीं इजराइल की फौज का मानना है, और वहां की तरफ से जो बयान आए हैं उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि ये सीज फायर अनकंडीशनल है, यानी कि इसमें कोई शर्त नहीं है। तो पहली शुरुआत यानी कि सीज फायर हुआ, और सीज फायर की जो शर्तें हैं और सीज फायर की शुरुआती बात में ही दोनों तरफ से मतभेद शुरू हो गए हैं। क्योंकि हमास ने कहा है कि इस जो सीज फायर किया गया है उसकी दो शर्त ये है कि पहली शर्त यह है कि अल अक्सा मस्क से इजराइल के लोग और उसकी फौज वहां अब नहीं जाएंगे, पहली बात हुई। और दूसरा है कि शेख जारा एक जगह है, एक क्षेत्र है जहां से फिलिस्तीनियों को हटाया जा रहा था, अब वहां से उन लोगों को हटाया नहीं जाएगा। तो ये दो शर्त की बात हमास बता रहा है। लेकिन जहां तक इजराइल की बात है, वो बार बार यही कह रहा है, जो बयानात आ रहे हैं, जो संकेत वहां से यही आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ये पूरी तरह से जो सीज फायर हुआ है इसमें कोई कंडीशंस नहीं है, कोई शर्त नहीं है। तो जाहिर तौर पर एक स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल सीज फायर है, क्योंकि इसमें सबसे अहम बात है कि हमास जो अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ बताना चाहता था, वर्ल्ड को दिखाना चाहता था, उसने वाकई बखूबी तौर पर दिखाया भी है, बताया भी है। और यही नहीं, इजराइल के आयरन डोम को भी काफी हद तक उसने छेद दिया है। तो जाहिर तौर पर प्रफुल्ल बख्शी साहब भी ये बता रहे हैं कि अभी तो ये हुआ है सीज फायर, अब इस 5-6 दिन इंतजार कीजिए और उसका फलाफल निकल कर आएगा, संकेत मिलेगा, दिखाई देगा कि आखिर इस सीज फायर का कोई असर है या नहीं है। ये थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल, जरा भारत के रोल के बारे में बताइए। यूनाइटेड नेशंस में इसको लेकर चर्चा हुई, भारत के राजदूत ने अपनी बात रखी, 2 नेशंस थ्योरी का हवाला दिया, वहाँ तक तो ठीक लगा। लेकिन बात करते करते राजदूत थोड़ा आगे बढ़े और उन्होंने पूर्वी जेरूसलम और शेख जरार जैसे मामलों की भी चर्चा कर दी। और पूर्वी जेरूसलम की चर्चा के बाद इजराइल नाराज दिखाई देने लगा, फिलिस्तीन को लगा कि हमारे पक्ष में कुछ और उन्हें भारत को बोलना चाहिए था। तो ऐसी परिस्थिति में जब हम इजराइल के साथ नई दोस्ती में आगे बढ़ रहे हैं, इजराइल ने कोरोना के इस काल में हमारी मदद भी की, हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स भी भेजे, ऑक्सीजन भी भेजे, तो वैसे में क्या इजराइल के साथ संबंधों पर भी असर पड़ सकता है? क्योंकि जो शुक्रिया अदा किया है इजराइल ने, देशों का नाम लिया, उसमें भारत का नाम नहीं लिया। विजेंद्र जी, देखिए, सबसे अहम बात यह है कि भारत के लिए एक फाइन बैलेंस, यानी कि भारत की जो विदेश नीति है, जो फॉरेन पॉलिसी है, उसके लिए एक फाइन बैलेंस बनाना इस लिहाज से इस समय में, इस वक्त में बेहद अहम रहा है। और भारत की तरफ से यूएन में जो राजदूत हैं, हमारे PR तिरुमूर्ति,
उनका जो बयान आया है वो काफी हद तक अभी बैलेंस बताया जा रहा है। वैसे इसमें कोई सच की बात नहीं कि भारत की तरफ से जो बयान दिए गए हैं वो फिलिस्तीन की तरफ थोड़ा टेढ़ है, यानी कि फिलिस्तीन की तरफ थोड़ा सॉफ्ट है, इसमें कोई सच की बात नहीं कि। और उसके अलावा इजराइल की तरफ से जो बात किया गया है और जो सिविलियन को जिस तरह से बताया जा रहा है कि 232 लोगों की हुई है, फिलिस्तीनी लोगों की हुई है मौत, उसके बाद से इजराइल के प्रति जो तमाम मुल्क हैं उनकी सहानुभूति कमी है और घटती है। और इसके बाद से जो भारत का बयान जून में दिया गया है इसी परिप्रेक्ष्य में है। लेकिन भारत ने पूरी तरह से चाहा है और कोशिश भारत की तरफ से यही हुई है कि अपनी विदेश नीति को फाइन बैलेंस किया जाए और दोनों में यानी कि फिलिस्तीन में भी और इजराइल में भी एक बीच का रास्ता लाया जाए। लेकिन शायद वो आ नहीं पाया है और इजराइल थोड़ा बहुत नाराज तो है, लेकिन उसकी नाराजगी अभी बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन इसमें सबसे अहम बात है कि हमने फिलिस्तीन के जो जख्मों पर मरहम जरूर लगा दिया है। ठीक है, जरा रॉबिन सचदेव साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार। हम उनसे भी प्रतिक्रिया लेते हैं, उसके बाद फिर प्रफुल्ल जोशी जी से भी ये बात हम समझने की कोशिश करेंगे। रॉबिन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रविंदर सचदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये अब युद्ध विराम हम लोग पिछले दिनों भी चर्चा कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था उस समय तक कि ये लड़ाई अब लंबा खिंच सकती है और कुछ दिनों तक ये आगे जारी रहेगी, लेकिन दबाव पड़ा इंटरनेशनल कम्युनिटी का कि सीज़ फायर पर अब सहमति बन गई है। ऐसे में अब ये सीज़ फायर पर सहमति क्या ये लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म, क्या आप समझ पा रहे हैं? ये कह नहीं सकते, ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म ही रहेगा। देखिए, ये सीज फायर तो केवल एक इस प्रोसेस में एक कड़ी है, इससे कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया। और जो प्रेशर आया इजराइल पे रोकने का, वो हम इंटरनेशनल कम्युनिटी का चाहे जो भी कुछ कह लें, बेसिकली फंडामेंटल था अमेरिकन प्रेशर। अगर अमेरिका प्रेशर ना लगाता तो इजराइल अभी कुछ दिन और चलता, बट ऑब्वियसली कभी ना कभी इन कुछ दिनों में आकर के सीज फायर तो होनी ही थी। द पॉइंट इज, आप देखिए कि इजराइल की हमें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी देखनी पड़ेगी जो इजराइल कर रहा है। इजराइल की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऐसी है कि एक जमाने में जब नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर बने थे तब उन्हें माना जाता था कि वो काफी राइट में काफी नेशनलिस्ट टाइप के प्राइम मिनिस्टर है। आज की तारीख में नेतन्याहू को बल्कि मॉडरेट माना जाता है, क्योंकि इनसे भी ज्यादा राइट में जो राइट की तरफ पुश करते हैं, नेशनलिज्म की तरफ पुश करते हैं, वो पॉलिटिकल फोर्सेस इजराइल में ज्यादा हावी हैं। तो इजराइल इस समय एग्रेसिव और हार्डलाइन स्टांस पे रहेगा। एट द सेम टाइम जो गाजा में हुआ है, और गाजा के चलते आप देखिए जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है, उस अथॉरिटी की एक तरह से कहें इन्फ्लुएंस या रुतबा कमजोर पड़ा है, क्योंकि और हमस तो जो एक तरह की टेररिस्ट, एक तरह की क्या है, डिक्लेयर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इतने पिछले दिनों में कुछ नहीं कर पाई, किसी ने उसकी कुछ आवाज नहीं सुनी। जो भी बात हो रही थी हमास को लेकर के हो रही थी। तो इसका एक तो आउटकम मेरे विचार से निकलेगा कि दोनों साइड्स के हार्डलाइनर्स और ज्यादा हार्डलाइन हो जाएंगे और फिलहाल के लिए चलिए रुक जाएंगे ड्यू टू इंटरनेशनल या कहिए अमेरिकन प्रेशर। इस समय के लिए फिलहाल ये है, बट मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में कोई रास्ता नहीं दिखता अनफॉर्चुनेटली। और जहां तक बात है कि अरब कंट्रीज क्या करेंगे, देखिए सब कंट्रीज लिप सर्विस देती हैं, बट पैलेस्टीनियन कॉज जो है वो अनफॉर्चुनेटली या जो भी कहिए जिन भी कारण वो एक अलग पर्सन सा हो गया है कॉज। और अमेरिकन पॉलिसी जो थी, जो ट्रंप ने जो अकॉर्ड्स कराए थे इजराइल के अरब एमिरेट्स के साथ, बहरीन वगैरह के साथ, उनका विचार ये था कि अगर इजराइल की अरब देशों से अच्छी दोस्ती होगी तो वो लोग पैलेस्टीनियंस को दबा करके यहाँ शांति करवाएंगे। बट ये बात चलेगी नहीं ना, क्योंकि अरब कंट्रीज अपना इंटरेस्ट देखती है, वो पैलेस्टीनियंस के कॉज के साथ खड़ी होती है, पर वो एक पॉइंट के आगे जाकर के पैलेस्टीनियंस के साथ ना ज्यादा खड़ी हो पाती, ना ज्यादा कुछ कर पाएंगी, तो वो भी अपनी रियलिटी देख के पीछे हटती है। तो इसका मिला जुला असर ये रहेगा कि पैलेस्टीनियन जो इश्यूज हैं, जो गाजा की है, ये और ज्यादा हार्डलाइन होती जाएंगी ओवर टाइम। जी, प्रफुल्ल बख्शी साहब, आप इस पर कुछ कहना चाह रहे थे जब हम भारत की बात कर रहे थे, और रविंदर साहब से भी हम समझेंगे कि भारत की कूटनीति अब किस रूप में उसको देखा जाए, क्योंकि इस पर हमने पहले भी चर्चा की थी। क्या आपको लग रहा है कि भारत ने जो स्टैंड लिया है वो सही है, या कहीं पर भारत का ये की जो कूटनीति है वो फेल होती दिखाई दी, क्योंकि न तो हम इस वक्त हमसे इजराइल खुश है और न ही फिलिस्तीन? देखिए, ऐसा है, जब ये मामला स्टार्ट हुआ था, मैंने ये 2-3 बार और बोला था कि इस समय भारत को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए,
इमीडिएटली इजराइल के पास जाना चाहिए और समझाना चाहिए कि देखिए ये स्टैंड है, मैं आपका स्टैंड यहां से लूंगा, इस तरीके से करूंगा। ये सारा इजराइल को समझाना चाहिए था पहले। इजराइल को एज अ सरप्राइज मिला है। दूसरी बात है, भारत की स्थिति इसलिए ऐसी है, या भारत की जब कोई भी कंट्री हो उसकी स्थिति ऐसी तब होती है जब उसकी फॉरेन पॉलिसी वीक होती है। और फॉरेन पॉलिसी वीक क्यों होती है? जब उसकी डिफेंस स्टैंडिंग वीक होती है। हम इजराइल पे डिफेंस के लिए टोटली डिपेंड करते हैं। आपको पता होना चाहिए, ये रशिया को ऐसे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाइना को नहीं प्रॉब्लम आएगी, अमेरिका को नहीं प्रॉब्लम आएगी, इंडिया को आएगी, क्योंकि हम डिफेंस में टोटली वीक है। ये हम अपनी आंखों में धूल झोंकते हैं। इजराइल से टोटली डिपेंडेंट है, इसलिए इजराइल को थोड़ी सी नाराजगी हुई, तलखियत दिखा रहा है, पर वो लॉन्ग टर्म में हम उसको सुलझा लेंगे, ये भी हमें पता है। पर अगर ये बात पहले से हमारे डिप्लोमेट जाके इजराइल को पहले बता देते, देखो आप गलत कर रहे हैं, हमें ये बोलना पड़ेगा आपको, और हमें को अपनाना चाहिए था शुरू में। 3-4 इजिप्ट को हमें बुलाना चाहिए था, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया वगैरह को, और एक इनफॉर्मल ग्रुप बनाना चाहिए था, एटलीस्ट सजेशन देनी चाहिए थी। ये कुछ नहीं किया, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी बहुत इस समय प्रकोप चल रहा है हिंदुस्तान में, किसी को इस बात से ध्यान नहीं आया होगा, मैं मान सकता हूं। पर बात ये हुई है, पर इजराइल मान जाएगा, पर इस समय इजराइल हमारे से थोड़ा नाखुश है, और हमारी कारण है हमारी अपनी कमजोरी का। ये नहीं, आप देख लीजिए जहां जहां हम डिप्लोमेटिकली मिलिटरीली वहां डिप्लोमेटिकली वीक है। चाइना को देखो, चाइना बॉर्डर पे क्या हुआ, सारे की सारी जमीन आपने वापस कर दी, क्योंकि आपके पास वो फोर्सेस नहीं है, क्योंकि इंडिया सोचता है हमारी फोर्सेस कमजोर हैं, और ये प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम और आगे मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा, वो बहुत डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा। क्वेश्चन ये है, इस समय बात समझ सकती है अगर इंडिया इजराइल के साथ डायरेक्टली अप्रोच ठीक से करे, पर पैलेस्टीन के साथ अपना जवाब बना के रखेंगे। हमास को अब इंडिया को इग्नोर करना चाहिए। अगर हमास का ज्यादा हमने जाकर वो आगे पुछ करने की कोशिश करी तो हमारी वीकनेस कहलाएगी। रविंदर सिंहदेव जी, क्या आपको लग रहा है हमारी जो कूटनीति रही है इस दौर में, यूनाइटेड नेशंस में जो हमने कहा, उससे इजराइल, जो भी हम चर्चा कर रहे थे, इजराइल और फिलिस्तीनी दोनों नाराज़ हैं, तो ये अब प्रफुल्ल साहब कह रहे हैं कि इजराइल मान जाएगा, नाराज़ है, लेकिन हमें इजराइल के साथ खड़ा रहना चाहिए। मैं 3 बातें कहूंगा। पहली बात, आई 100% एग्री विद बख्शी साहब, जो प्रफुल्ल साहब जो बात कह रहे हैं कि हम देखिए, इजराइल हमसे खुश हो या हमसे दुखी हो, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें तो तब फर्क पड़ता है ना कि अगर वो दुखी हो तो हमें परेशानी ना हो जाए, राइट? या अगर वो हमसे खुश है तो क्या फायदा है, वो छोड़िए। तो यस, ये हमारी खुद की वीकनेस है, हमारी खुद की डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वर्चुअली जीरो है कि हम टोटल इंपोर्ट करके खुश होते रहते हैं कि इजराइल से हमने कर लिया, फ्रांस से कर लिया, रशिया से कर लिया, तालियां बजाते हैं। हमारा अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस कहाँ है? हम टोटली डिपेंडेंट है देशों पे। 1 सेकेंड, बट यस, जो बख्शी साहब बात कह रहे हैं, आई अंडरस्टैंड दिस। देखिए, इजराइल चाहे नाखुश हो थोड़ा अभी, बट ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पिछले 30 साल से 1990 या 91 या 2 में जब भी हमारे इजराइल से रिलेशंस ऑफिशियली स्विच ऑन हुए थे, तब चाहे यूपीए गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो, एनडीए, चाहे जो भी गवर्नमेंट हो, हमेशा हमारी रिलेशन इजराइल से स्ट्रॉन्गर होते गए हैं विदाउट डाउट। एट द सेम टाइम पिछले 20-30 वर्षों में कई बार ऐसे मौके आए हैं जिन मौकों पर हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव के हिसाब से यूएन वगैरह में ऐसे मूव्स को बैक किया है जो कि जिन्होंने इजराइल को क्रिटिसाइज किया है। तो इजराइल ने देखा है कि भारत की ये जो भी कहिए, भारत का एक विचार है, भारत की पॉलिसी ऐसी है, इंडिया एट टाइम्स ऐसी चीजों में ऐसे स्टेप या हमारे अगेंस्ट वोट कर देता है। तो इजराइल इज यूज्ड टू इट। बट बात यह कि उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है ना, क्योंकि अभी वो कहेगा जी अभी मैंने आपको कोविड में हेल्प कर रहा हूं, मैं आपको ऑक्सीजन भेज रहा हूं, या जो भी मैं कर रहा हूं, इमरजेंसी में कर रहा हूं, और अब आप मुझे सर इसलिए भी कि सर कई देशों को उसने थैंक्स कहा, लेकिन भारत का नाम नहीं लिया उसमें। Well, definitely yes, this could be diplomatic signaling, but I don't see much later into it. परंतु बात, I think इसमें मेन लेसन वही है ना, निकल के आता है कि हम अपने आत्मनिर्भर कहां तक हैं हम। अगर देखिए, हमें क्या फर्क पड़ता है प्रैक्टिकली, आप मुझे बताइए, इजराइल हमसे खुश हो या ना खुश हो, राइट? हमें फर्क कब पड़ता है कि इजराइल का हमारे प्रति रवैया बदल जाएगा अगर वो हमसे खुश ना हो।
वो हमें कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में डिले करेगा, बहाने बनाएगा, वो कुछ टेक्नोलॉजीज चाइना को देगा। इजराइल काफी कुछ टेक्नोलॉजीज अब थोड़ा कम हो रहे हैं, बट आज से 1-2 साल पहले तक इजराइल चाइना के साथ अच्छी खासी मिलिट्री कोलैबोरेशन इजराइल इंडस्ट्री की भी चल रही थी, राइट? तो उनको भी देगा। अब हम इजराइल से कहते हैं कि आप चाइना को मत दीजिए। अब कोविड के बाद तो माहौल चेंज हो गया है, परंतु नॉर्मल टाइम्स में क्या था, हम तो ये कहते हैं ना इजराइल से हम आपके साथ खरीद रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, आप हमारे दुश्मनों को ज्यादा एम्पावर मत कीजिए, हमें ज्यादा दीजिए, हमारी स्पेशल रिलेशनशिप है। तो भाई ऑब्वियसली बात ये होती है, जब आप किसी से स्पेशल रिलेशनशिप मांगते हो, स्पेशल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? जब मुझे आपकी जरूरत पड़े आप मुझे मदद कीजिए ना। तो अगर आज यूएन में, वर्ल्ड स्टेज में इजराइल के साथ एक और छोटा सा रिएक्शन हम आपसे सर लेंगे। अभी प्रफुल्ल साहब कह रहे थे कि हमास को किनारे कर रहे हैं और फिलिस्तीन और इजराइल साथ बैठे हैं, लेकिन क्या यह संभव है कि हमास को किनारे करके फिलिस्तीन बातचीत कर सकता है? क्योंकि हमास की तो एक बुनियादी सोच है कि इजराइल का कोई अस्तित्व ही नहीं है, इस इजराइल के अस्तित्व में बने रहने का अधिकार ही वो स्वीकार नहीं करता। ऐसे में वो बातचीत जो टू नेशन थ्योरी की हो रही है कि दोनों सामने आमने सामने बैठें, तो उसमें बिना हमास के क्या फिलिस्तीन की सोच आगे बढ़ सकती है? इसमें देखिए एक चीज और हुई है, मैंने ओपनिंग कमेंट में कहा था, इस हादसे में पिछले 12-15 दिन में ये हुआ है कि पैलेस्टीनियन जो अथॉरिटी है उसका इन्फ्लुएंस और उसकी जो ऑरा कमजोर हुई है, क्योंकि जो सारी बात हो रही है हमास को लेकर के हो रही है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी कुछ कर नहीं पा रही है। दूसरी बात, हमास ने जो मुद्दे उठाए हैं वो उसने मुद्दे वो उठाए हैं जो कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को शायद उठाने चाहिए थे, राइट? उस मॉस्क को लेके हमास अब जेरूसलम की बात करता है कि जेरूसलम पे अरब्स पे अत्याचार हो रहा है मानो, फॉर एग्जांपल, राइट? अब ऑब्वियसली अगर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी उन मुद्दों को नहीं उठा रहा है या नहीं उठाना चाहता है, हमास उठा रहा है, तो पैलेस्टीनियन पब्लिक में तो हमास की स्टैंडिंग बढ़ेगी। तो विदाउट हमास पार्टिसिपेशन ये मामला कतई नहीं सुलटने वाला। बट आई अंडरस्टैंड जनरल बख्शी कह रहे हैं कि टेररिज्म को अलग रखना चाहिए, बट असलियत ये है कि वहां के अगर लोगों में, अगेन वही बात है शुरू में जो हो रही थी कि दोनों तरफ हार्डलाइनर्स बढ़ गए हैं, इजराइल के अंदर हार्डलाइनर्स बढ़ गए हैं और पैलेस्टीनियंस में। देखिए हमास को बेस कहां से मिलता है? आवाम से ही तो मिलता है। आवाम जो दुखी है, जो जिस भी कारण आइडियोलॉजी है, जिसने आर्म्स उठाए हैं, मर मिटने को तैयार है, राइट? तो उसका रिक्रूटिंग पूल तो बड़ा है ना, इसका मतलब हमास का। बिल्कुल। तो जब रिक्रूटिंग पूल हमास का बड़ा है तो उसकी पार्टिसिपेशन के बिना ये सोल्यूशन कैसे निकलेगा? बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही था और प्रफुल्ल बख्शी साहब भी कुछ कहना चाह रहे थे। हम लोग इंतजार करें, थोड़ा कुछ देखें कि अगर इस युद्ध विराम का क्या नतीजा निकलता है, उसके बाद फिर हम एक बार चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, माफ़ी के साथ कि आपको और वक्त हम नहीं दे पा रहे हैं प्रफुल्ल बख्शी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया रविंद्र सचदेव साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और विजेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये भी सही है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक हद तक अपनी भूमिका निभा सकता है, एक सकारात्मक वातावरण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बनाता है और उसमें दोनों पक्ष विवाद को ख़त्म कर सकें, लेकिन उन्हें ही आखिर में ये राह तलाशनी है कि उन्हें आपस में लड़ना है या शांति बनाए रखनी है, उन्हें साथ बैठकर बातचीत करनी है या एक दूसरे पर हवाई हमला या रॉकेट दागने हैं। अब युद्ध विराम जो है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, उसका क्या रिजल्ट आगे देखने को मिलता है, इसका इंतज़ार हमें भी है। आज की बड़ी बहस में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सहारा समय के साथ। सहारा पुनः।